गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी घर पर दिया हुआ काम अच्छे से कर रहे होंगे। और इस टैली ERP 9 की आज की इस क्लास में, आज हमारी ये 10वीं क्लास है और इस क्लास में आज हम चर्चा करेंगे जर्नल की कुछ ट्रांजैक्शंस पर और बात होगी अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट्स की। तो दोस्तों अपनी कॉपी और पेंसिल थाम लीजिए, क्योंकि आज हम बहुत सारी ऐसी बातें करने वाले हैं जो हमारी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को मजबूत करने में बड़ी मदद करने वाली हैं और साथ ही साथ हमें एक अच्छा अकाउंटेंट बनाने में हमें बहुत दूर तक साथ देने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास और स्टार्ट करते हैं अपने उन कंसेप्ट्स को जिन कंसेप्ट्स के साथ में हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स पर। तो अकाउंटिंग के कंसेप्ट में एक कंसेप्ट हमने आपको बता दिया था, जिस कंसेप्ट का नाम था सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता था आप लोगों को याद होगा। तो इस कंसेप्ट के अनुसार बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते थे। मतलब बिजनेस का बिजनेसमैन से कोई रिलेशन नहीं होता और बिजनेसमैन का बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं होता। इसलिए बिजनेसमैन के द्वारा दिया गया कोई भी फंड बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है और इसे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, ऐसा हमने आपको बता दिया था। और साथ ही साथ बिजनेस के द्वारा किए गए एक्सपेंसेस बिजनेस के ही खर्चे होते हैं और बिजनेसमैन के पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस के खर्चे ट्रीट नहीं किया जाता। इसके साथ साथ ही जो भी हम बुक्स में एंट्री कर रहे हैं वो एंट्री हम बिजनेस की बुक्स में एंट्री बनाने जा रहे हैं, ना कि बिजनेसमैन की बुक्स में एंट्री बनाने जा रहे हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना जरूरी है और ये भी यही कंसेप्ट कहता है। इसी कंसेप्ट के अनुसार जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो ओनर उस पैसे पर इंटरेस्ट चार्ज करता है बिजनेस से। ठीक उसी तरीके से अगर बिजनेस ने बिजनेसमैन को कोई पैसा दिया तो वो उसकी उस पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए की गई ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। मतलब आज बिजनेस भी इंटरेस्ट लेता है बिजनेसमैन से और बिजनेसमैन भी इंटरेस्ट लेता है बिजनेस से। तो इस तरीके से दोनों को अलग अलग रखा गया है और इस कंसेप्ट का नाम है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, मतलब पृथक अस्तित्व की अवधारणा। तो आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। इसी कंसेप्ट के आधार पर हम लोग बिजनेस में जो ओनर की कैपिटल है उस कैपिटल को लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। चलिए इसके अलावा एक कंसेप्ट और है जो हमने आपको डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली पढ़ा दिया है। दूसरे कंसेप्ट का नाम है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्या कहता है ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट? ये कहता है कि बिजनेस में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जिन ट्रांजैक्शंस को हम अपनी मनी के अंतर्गत माप सकते हैं। मतलब ये कि यदि किसी ट्रांजैक्शन को मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सकता तो उस ट्रांजैक्शन को भी हम अपनी किताबों में नहीं लिखेंगे। कोई भी घटना या कोई भी लेन देन, मतलब कोई भी इवेंट या कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको हम किताबों में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जिनको हम मनी के रूप में मेजर नहीं कर सकते, तो उन्हें हम किताबों में भी रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं। अल्टीमेटली हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई घटना घटित होती है और अगर उसे मौद्रिक रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, कौन सी घटना ऐसी होंगी जी जिन्हें मौद्रिक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता? तो ऐसी घटना हम आपको बता देते हैं। ऐसी घटना में अगर हम बात करें तो आते हैं, जैसे बिजनेस के किसी डायरेक्टर की डेथ हो जाती है तो उस डेथ को आप मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को भी आप मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते और जब वहां माप नहीं सकते तो उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इसको हम अकाउंट की लिमिटेशन के रूप में भी देखते हैं। मतलब ये कि आप जब बिजनेस में ये कहते हो कि हम सभी ट्रांजैक्शन, सभी घटनाओं को रिकॉर्ड करते हैं, तो वो कौन सी घटनाएं हैं जिन्हें आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते? तो हम कहते हैं कि वे घटनाएं जिन्हें मौद्रिक रूप में मापा नहीं जा सकता, जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उन घटनाओं को हम मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अंतर्गत बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। चलिए दो कंसेप्ट हमने कर लिए। पहला कंसेप्ट सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, दूसरा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। एक कंसेप्ट और है हमारे बिजनेस में जो बहुत अच्छे से फॉलो होता है और इस कंसेप्ट का नाम है एक्रूवल कंसेप्ट। बिल्कुल ध्यान रखना है, एक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है? एक्रूवल कंसेप्ट, एक्रूवल कंसेप्ट कहता है, देखिए हम जो बिजनेस में खाते बनाने जा रहे हैं, बिजनेस में खाते बनाने की दो प्रथाएं हैं, दो परंपराएं हैं। कौन कौन सी दो परंपराएं हैं? पहली परंपरा हम आपको बता देते हैं
इसको कहते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग। कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है जी? कैश बेसिस अकाउंटिंग, कैश बेसिस अकाउंटिंग का मतलब है कि अगर आपको कैश रिसीव्ड हो रहा है तभी आप उस कैश को अपनी इनकम मानेंगे, और यदि आप कैश दे रहे हो तो आप उसे अपना एक्सपेंस मानोगे। मतलब कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम इस बात पर टिकी हुई है कि आपका फिजिकल सेटलमेंट ऑफ कैश हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपने फिजिकल सेटलमेंट ऑफ कैश नहीं किया, मतलब आपका एक्चुअल में कैश का आदान प्रदान नहीं हुआ, तो आप उस ट्रांजैक्शन को तब तक किताबों में रिकॉर्ड नहीं करने वाले हो जब तक कि आपका एक्चुअल में सेटलमेंट कैश का ना हुआ हो। तो ऐसी पद्धति को हम लोग बोलते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग। वहीं दूसरी ओर जब हम बात करते हैं कि बेशक मैंने कैश का सेटलमेंट किया हो या ना किया हो, अगर एक बार मैंने किसी पर्सन से कोई सर्विस ले ली तो वो मेरे लिए एक्सपेंस बन जाएगा। एक बार किसी पर्सन को मैंने सर्विस दे दी तो वो मेरे लिए इनकम रिकॉग्नाइज हो जाएगी। तो इस पद्धति को, ऐसी कोई भी पद्धति को हम लोग बोलते हैं एक्रूअल सिस्टम। एक्रूअल शब्द जो आया है ना, वो एक्चुअल से आया है। एक्चुअल, एक्चुअल मतलब वास्तविकता क्या है, वास्तविकता क्या है। तो यहां पर कहा गया कि वास्तविकता तो यह है मैंने सर्विस दे दी, बेशक मुझे उससे कैश मिला हो या ना मिला हो। आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा, कल नहीं मिलेगा तो 4 दिन बाद मिल जाएगा, लेकिन मिल तो जाएगा ना। तो सर्विस मैंने रेंडर कर दी, इसका मतलब इनकम मेरी उस पीरियड में रिकॉर्ड होगी जिस पीरियड में मैंने सर्विस दी है। ठीक उसी तरीके से आज मार्च के मंथ में मेरे एम्प्लॉय ने मेरे यहां पर सर्विस प्रोवाइड की। मैंने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, उसने मुझे सर्विस दी मार्च के महीने में, और मार्च के महीने में अगर उसने मुझे सर्विस दी तो बताइए अब मैं उसे पेमेंट करता हूं अप्रैल में, क्योंकि सैलरी मैं अगले महीने में ही पे करता हूं। तो बताइए ये जो सैलरी एक्सपेंस है ये कब का एक्सपेंस है, मार्च का या अप्रैल का? तो आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे अप्रैल का, लेकिन हम कहते हैं ये खर्चा जो है मार्च का है। किस कंसेप्ट के अनुसार? एक्रूअल कंसेप्ट के अनुसार। क्योंकि एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि कोई भी एक्सपेंसेस या कोई भी इनकम उस जगह रिकॉर्ड की जाएगी जिस जगह उसने वास्तव में जन्म लिया है, ना कि उस जगह जहां पर उसका फिजिकल सेटलमेंट ऑफ कैश हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि हमें 2 तरीके की अकाउंटिंग यहां पर करने को मिलती है, एक कैश बेसिस और दूसरी एक्रूअल बेसिस। ये जो कैश बेसिस अकाउंटिंग है ना, इस कैश बेसिस अकाउंटिंग को बहुत सारी बिजनेस एंटिटी नहीं करती, और आजकल कैश बेसिस अकाउंटिंग विलुप्त होने के कगार पर है। पहले कुछ सर्विस सेक्टर, कुछ प्रोफेशनल एंटिटी इस कैश बेसिस अकाउंटिंग को किया करती थी, लेकिन आजकल सभी के लिए एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग जरूरी कर दी गई है। इसी एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग को हम लोग अपनी अकाउंट की भाषा में मर्केंटाइल बेसिस भी कहते हैं। ध्यान से समझ लेना, मर्केंटाइल बेसिस भी इसको हम कहते हैं। तो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग या मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन को उस जगह रिकॉर्ड करेंगे जहां पर वो वास्तव में एक्रू हुई है, उदय हुई है, उत्पन्न हुई है, ना कि उस जगह जहां पर उसका हमने कैश में सेटलमेंट किया है। और कैश अकाउंटिंग में क्या करेंगे? कैश अकाउंटिंग में कैश को ध्यान में रखेंगे। अगर कैश आया तो रिकॉर्ड करूंगा, अगर कैश नहीं आया तो रिकॉर्ड नहीं करूंगा। इस तरीके से मेरे पास में 2 तरीके की अकाउंटिंग होती है, और इसी से निकल कर आया एक कंसेप्ट, नाम है एक्रूअल कंसेप्ट। क्या कहता है एक्रूअल कंसेप्ट? एक्रूअल कंसेप्ट कहता है जी देखो, मेरा कोई भी एक्सपेंसेस या कोई भी इनकम ऐसी जगह पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा जिस जगह पर वो वास्तव में उदय अथवा उत्पन्न हुआ है, ना कि ऐसी जगह पर जहां पर फिजिकल सेटलमेंट ऑफ कैश हुआ है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, हमने 3 कंसेप्ट आपको बता दिए हैं। पहला कंसेप्ट सेपरेट एंटिटी, जहां पर बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। दूसरा कंसेप्ट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जहां पर आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं जो ट्रांजैक्शन मुद्रा के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं। और तीसरा कंसेप्ट एक्रूअल कंसेप्ट, जिसमें कहा गया है कि किसी भी इवेंट को, किसी भी ट्रांजैक्शन को उस जगह रिकॉर्ड करो जहां पर वो वास्तविक रूप से घटित हुआ है, ना कि उस जगह जहां पर उसका
कैश में सेटलमेंट हुआ है, या तो पैसा आया है या तो गया है, उस जगह नहीं, बल्कि उस जगह जहां पर वो वास्तव में उत्पन्न हुआ था, उस पीरियड में उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये 3 कंसेप्ट हमने जान लिए। इसके अलावा एक कंसेप्ट और हम जानते हैं, उस कंसेप्ट का नाम है प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट मतलब कंजर्वेटिज्म। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रूढ़िवादिता की अवधारणा। क्या कहती है ये कहती है, देखिए जी, फ्यूचर में होने वाले किसी भी प्रॉफिट के लिए आपको कोई भी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये कि देखिए, हम जो भी बिजनेस एंटिटी में प्रोविजंस बनाते हैं, रिजर्व्स बनाते हैं, ये जो भी काम कर रहे होते हैं, वो सब फ्यूचर के लिए हो रहे होते हैं। हम आज अगर कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो वो भी फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं। तो आपको फ्यूचर में होने वाला कोई भी फायदा, अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में मुझे कोई फायदा उत्पन्न होने वाला है, तो ऐसे फायदे के लिए आपको आज कोई भी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको कोई नुकसान होने वाला है, फ्यूचर में आपका कोई एक्सपेंस होने वाला है, तो ऐसे खर्चों के लिए, ऐसे एक्सपेंस के लिए, ऐसे नुकसान के लिए आपको आज ही तैयारी करनी होगी। आपको आज ही अपनी कोई प्रोविजन, कोई रिजर्व बना करके चलना होगा। प्रोविजंस क्या होते हैं? प्रोविजन होते हैं फ्यूचर के, अगर कोई मुझे लॉस होने वाला है, कोई नुकसान होने वाला है, तो उस नुकसान के लिए मैं आज ही तैयारी कर रहा हूं। इसको हम बोलते हैं प्रोविजन। आज ही प्रॉफिट का एक हिस्सा उठा करके मैंने उसके नाम से रख दिया, इसको हम प्रोविजन बोलते हैं। तो फिर रिजर्व किसको बोलते हैं जी? देखो, आज 2 टर्म हम आपको और सिखा रहे हैं, एक प्रोविजन और दूसरा रिजर्व। प्रोविजन का मतलब होता है एक स्पेसिफिक फंड की तैयारी। आपको पता है ये वाला नुकसान होगा, इसके लिए मैं आज ही तैयार हो जाऊं, इसको बोलते हैं प्रोविजन। और एक होता है रिजर्व, जिसका पता नहीं होता कि मुझे क्या फायदा, क्या नुकसान होने वाला है। क्या नुकसान होने वाला है कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन नुकसान हो सकता है। तो ऐसे अनस्पेसिफिक नुकसान के लिए जब मैं तैयारी करता हूं तो उसे मैं रिजर्व बोलता हूं। देखो, आप भी अगर कॉमन लाइफ की हम बात करें तो कॉमन लाइफ में हम कई बार LIC में पैसा जमा करते हैं और साथ ही साथ हम अपने बैंक अकाउंट में भी पैसा जमा करते हैं। क्या फर्क है दोनों में, LIC में पैसा जमा करने में और बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने में? देखो, LIC में जो पैसा जमा होता है वहां एक स्पेसिफिक कॉज है। इन केस कभी दुर्घटना होती है तो वहां से मुझे रिकवरी होगी, वहां से मुझे शेल्टर मिलेगा, मेरा रिस्क कवर वहां होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोविजन। मैंने प्रोविजन किया अपने लाइफ का कवर लेकर, तो वो स्पेसिफिक लाइफ के लिए है। लेकिन बैंक में जो मेरा पैसा पड़ा होता है, बैंक के पैसे को किसी स्पेसिफिक पर्पस में यूज नहीं किया जाता। जहां पर भी मुझे कभी कोई समस्या होने वाली है, उस समस्या के लिए हम उस पैसे का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरीके से रिजर्व और प्रोविजन में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो हम कहते हैं, तो फ्यूचर में होने वाले किसी भी प्रॉफिट के लिए आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फ्यूचर में होने वाले किसी भी लॉस के लिए आपको आज अभी से तैयारी करने की जरूरत है। क्योंकि बिजनेस अगर आप लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो आपको इस कंसेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा, रूढ़िवादी होना पड़ेगा। बताइए बच्चों, आप बताइए मुझे, व्यक्ति किस चीज से डरता है? व्यक्ति लॉस से डरता है या लॉस के होने से डरता है? व्यक्ति लॉस से नहीं डरता, बल्कि लॉस से के होने से डरता है। और वो जो तैयारी कर रहा होता है ना, वो कभी लॉस के लिए तैयारी नहीं कर रहा होता, कभी भी नुकसान की तैयारी नहीं कर रहा होता, बल्कि नुकसान से बचने की तैयारी कर रहा होता है। आज अगर मैं आपसे कहूं, आप जो मेरे साथ यहां बैठकर पढ़ रहे हो, वो किस लिए पढ़ रहे हो? इसलिए थोड़ी ना पढ़ रहे हो कि आप बेरोजगार हो जाओगे, बल्कि इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपको बेरोजगार नहीं होना, उस बात के लिए पढ़ रहे हो। तो हम बचाव के लिए प्रोविजन करते हैं, हम बचाव के लिए रिजर्व बनाते हैं, नुकसान के लिए नहीं बनाते। चलिए खैर, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट के बारे में।
अकाउंटिंग में ऐसे ढेर सारे कंसेप्ट हैं जिनके आधार पर हम लोग अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। तो अकाउंटिंग में इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही हमें एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, एक ट्रांजैक्शन को अपनी किताबों में लिखना होता है। क्योंकि अगर इन कंसेप्ट का हमने ध्यान नहीं रखा तो हम गलत अकाउंटिंग ही करते रहेंगे और उन अकाउंटिंग के बेसिस पर हम कभी भी एक अच्छे अकाउंटेंट नहीं बन पाएंगे। आज जो आपको पढ़ा रहा हूं ग्रामर है अकाउंटिंग की, ध्यान से समझ लेना। मैंने पहले ही बोला था अपनी कॉपी और पेंसिल साथ में ले लो, क्योंकि आपको मैं 4 कंसेप्ट करा चुका हूं और ये वो गोल्डन वर्ड्स हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। कौन कौन सी 4 बातें? पहला सेपरेट एंटिटी, दूसरा मनी मेजरमेंट, तीसरा एक्रूअल कंसेप्ट और चौथा प्रूडेंस कंसेप्ट। 4 कंसेप्ट हमने करा दिए। अब एक और महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, जो हमारा ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं गोइंग कंसर्न। मतलब ये कि चालू व्यवसाय की अवधारणा बहुत सारे लोगों ने पढ़ा हुआ है। जो हमारे अकाउंट के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों ने तो पढ़े हुए हैं ये कंसेप्ट। जो अकाउंट के स्टूडेंट्स नहीं हैं हमारे, हम उन लोगों को भी अवगत करा रहे हैं अपनी अकाउंट की इस ग्रामर से, क्योंकि आपको जब तक ये अकाउंट्स नहीं आएंगे तब तक आप इन कंसेप्ट्स को अच्छे से नहीं समझ पाओगे, अकाउंटिंग को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन तो हम आपको पिछली 9-10 क्लास से सिखा रहे हैं, वो तो हमारी चलती रहेगी। अभी भी हम आपको टैली पर जर्नल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना सिखाने वाले हैं, लेकिन साथ साथ ये हमारा कर्तव्य है कि हमें अकाउंटिंग भी आप लोगों को सिखानी है, क्योंकि करनी तो टैली पर अकाउंटिंग ही है ना। तो चलिए हम बात कर रहे हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की। क्या है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट? इसमें अगर हम बात करें तो जानते हैं कि व्यवसाय में जो हम किसी भी इवेंट्स को या किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं कि व्यवसाय हमारा लंबे समय तक चलता रहेगा। मतलब ये कि हम कभी भी ये नहीं मानते कि हमारा व्यवसाय नियर फ्यूचर में बंद हो जाएगा। इसको जरा हम दूसरे तरीके से समझते हैं। क्या है जी दूसरा तरीका? आप ये बताइए, हम जो अपना जीवन जी रहे हैं ना, वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होकर जी रहे हैं। कैसे? हमें पता नहीं है हमारी लाइफ कितनी है। मुझे मेरी लाइफ का नहीं पता, लेकिन आज जो हम ये तैयारी कर रहे हैं, आज जो हम ये मकान बना रहे हैं, आज जो हम ये प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हैं, आज जो हम इस बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं, आज जो हम कुछ भी काम कर रहे हैं, वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होकर कर रहे हैं। कैसे? जानिए। जब हमें ये पता ही नहीं है कि अगले पल में क्या होने वाला है, तो फिर हम इन सब संपत्तियों को क्यों संचित कर रहे हैं? ये इसलिए संचित की जा रही हैं क्योंकि हमने ये मान लिया है, ध्यान रखना, मान लिया है। सत्य है या नहीं इस बात का पता नहीं है, हमने मान लिया है कि फ्यूचर होगा। हम इतनी जो पढ़ाई कर रहे होते हैं वो इसलिए तो पढ़ रहे होते हैं कि हमने ये मान लिया है कि फ्यूचर होगा। तो इसी कंसेप्ट के बेसिस पर हमारा बिजनेस भी मान लेता है कि फ्यूचर होगा, बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलेगा, और इसी आधार पर हम लोग एसेट्स और एक्सपेंसेस का बाइफरकेशन करते हैं। जी हाँ, हमारी कंप्लीट बैलेंस शीट बेस्ड है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पर। मतलब कि हमने जितने भी एक्सपेंसेस जो अभी इस साल में यूटिलाइज नहीं किए हैं, याद करो क्या बताया था मैंने बैलेंस शीट को, वो बैलेंसेस जो इस साल में अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं गए हैं और वो बैलेंस जो बच गए हैं उन्हें हमने संभाल कर एक शीट में रखा है जिसका नाम है बैलेंस शीट। तो बताइए क्या कहता है गोइंग कंसर्न? गोइंग कंसर्न कहता है फ्यूचर के वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हमने संभाल कर रख रखे हैं, वो सारी संपत्ति, वो सारे दायित्व, किस बेसिस पर हमने उन्हें दायित्व कहा, किस बेसिस पर हमने उन्हें एसेट्स कहा, मतलब हमने किसको एक्सपेंस और किसको एसेट्स में कैटेगराइज किया, ये तो डिपेंड कर रहा है हमारे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पर। तो देखो कितना महत्वपूर्ण कंसेप्ट है
जो ये बता रहा है कि मेरे किस पेमेंट को एक्सपेंस कहा जाएगा और किस पेमेंट को एसेट कहा जाएगा। अगर 1 साल से ज्यादा चलेगा तो एसेट, 1 साल से कम चलेगा तो एक्सपेंस। क्यों? मुझे क्या पता मेरा बिजनेस 1 साल से ज्यादा होगा, मैं उसे ऐसे एज एन एसेट क्यों रिकॉग्नाइज करूंगा? ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो इस तरीके से आज हमने आपके साथ 5 कंसेप्ट डिस्कस किए, और भी कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे अपनी आगे आने वाली क्लासेस में, क्योंकि हम एक ही क्लास में आपको थ्योरी का पूरा तड़का नहीं देना चाहते, और हम चाहते हैं कि आप साथ साथ इन कंसेप्ट को अप्लाई करो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज में भी और टैली पर भी, क्योंकि टैली ERP9 जो GST वाली हम आपके साथ सीख रहे हैं, आई होप आपने सेल्स की और परचेज की ट्रांजैक्शन जो हमने आपको सिखाई थी पिछली क्लास में वो अच्छे से कर ली होंगी, GST के इम्पैक्ट को अच्छे से समझ गए हो, इनपुट और आउटपुट GST को आपने अच्छे से समझ लिया है। चलिए, तो इनपुट आउटपुट GST के बाद में अब आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो अपनी जर्नल की ट्रांजैक्शंस की चर्चा करने जा रहे हैं। 5 कंसेप्ट हमने कर लिए, अब थोड़ा सा टैली की तरफ रुख करते हैं और टैली पर जानते हैं कि कैसे हम अपनी जर्नल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने जाएंगे। पहले तो ये बताइए मुझे, हमने अपनी ट्रांजैक्शंस को कितने एरिया में डिवाइड किया है? कितने टाइप की ट्रांजैक्शन हमने कहा है? हमने कहा आपको जो कॉन्ट्रा नहीं है, जो पेमेंट नहीं है, जो रिसीट नहीं है, जो सेल्स नहीं है, जो परचेज नहीं है, तो वो क्या है? वो इन 5 में से अगर कहीं नहीं आती तो वो कहां आती है? वो आती है जर्नल के अंतर्गत। तो जर्नल में उस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? चलिए हम सीखते हैं जर्नल में उस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। हम चलते हैं अपनी गेटवे ऑफ टैली पर। चलिए, जर्नल की ट्रांजैक्शन वैसे होती कौन सी है? सबसे पहले इनको बात कर लेते हैं। अभी तो बताया आपको, जो पेमेंट नहीं है, जो रिसीट नहीं है, जो कॉन्ट्रा नहीं है, जो सेल नहीं है, जो परचेज नहीं है, वो जर्नल है। सर ऐसी ट्रांजैक्शन हमने तो नहीं देखी, हमें समझ में नहीं आता ये ट्रांजैक्शन कौन सी होती है। चलिए तो हम दिखा देते हैं आपको ऐसी ट्रांजैक्शन कौन सी होती है। ये बताइए, आप एक एसेट परचेज करके लाए और एसेट जो आपने खरीदी वो एक पार्टी से खरीदी, उधार खरीदी। बताइए इस ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है? एक एसेट जो आपने खरीदी वो कैसे खरीदी? उधार खरीदी। चलिए ये ट्रांजैक्शन मैंने लिखी है, स्क्रीन पर देखो, आपके पास एक ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, फर्नीचर परचेज फ्रॉम फर्नीचर मार्ट 10,000। आपने 10,000 का फर्नीचर परचेज किया फर्नीचर मार्ट से। फर्नीचर मार्ट एक पर्सन है, एक फर्म है, इससे आपने फर्नीचर परचेज कर लिया 10,000 रुपए का। आप जो आप एंट्री बनाने वाले हो वो क्या एंट्री बनाने वाले हो? आपने फर्नीचर परचेज किया। क्या आपका फर्नीचर का बिजनेस है? मैंने कहा नहीं, मेरा बिजनेस फर्नीचर का नहीं है, मेरा बिजनेस स्टेशनरी का है। लेट्स सपोज मैं स्टेशनरी का व्यापारी हूं, मेरा बिजनेस स्टेशनरी का है। मैंने फर्नीचर परचेज किया, मैंने दुकान के लिए काउंटर परचेज किया, ठीक है। तो अब हम काउंटर परचेज करके लाए, फर्नीचर परचेज करके लाए, तो बताइए क्या एंट्री बननी चाहिए? क्या मुझे परचेज को डेबिट करना चाहिए? परचेज को डेबिट नहीं कर सकता, क्योंकि परचेज में मैं सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को रिकॉर्ड करूंगा जिनको मैं वास्तव में बेचने के लिए खरीदता हूं। आज जो काउंटर परचेज कर रहा हूं वो बेचने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि यूज करने के लिए कर रहा हूं। तो ये मेरी एसेट है, ये मेरी गुड्स नहीं है। परचेज शब्द मैं सिर्फ गुड्स के लिए इस्तेमाल करूंगा, ना कि फर्नीचर के लिए। तो बताओ क्या किया जाए? आज डेबिट होगा, व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करूंगा। देखो इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं। एक प्रभावित हो रहा है फर्नीचर प्रभावित हो रहा है, और दूसरा कौन प्रभावित हो रहा है? दूसरा प्रभावित हो रहा है फर्नीचर मार्ट। फर्नीचर मार्ट मतलब उस दुकान का नाम जिससे मैंने ये फर्नीचर परचेज किया। तो इस तरीके से 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं। इन दोनों खातों को हमने जान लिया, लेकिन अभी तक हमें एरिया समझ में नहीं आ रहा। परचेज में आएगा नहीं, सेल ये है नहीं, कॉन्ट्रा ये है नहीं, पेमेंट करके आया हूं। हाँ, पेमेंट करके आया हूं क्या मैं? नहीं, तो मैं तो उधार खरीद कर लाया हूं फर्नीचर मार्ट से, तो ये पेमेंट भी नहीं है, ये रिसीट भी नहीं है। तो फिर क्या बचा? ये बचा वही 6th एरिया जो 5 स्पेसिफिक एरिया में से कहीं नहीं जाता, उसका नाम है जर्नल। तो ये जर्नल है। चलिए, तो जर्नल में एंट्री कहाँ बनाते हैं? जर्नल की फंक्शनल की हमने आपको क्या बताई है? चलते हैं एक बार
देखते हैं जर्नल की फंक्शनल की क्या है, और जर्नल की फंक्शनल की है F7। ये लो जी, F7 में हम पहुंच गए और यहाँ जाने के बाद में आज इस एंट्री को बनाने वाले हैं। तो चलिए F7 में जब हम पहुंचे तो इसने मुझसे कहा डेबिट किसको करना है, डेबिट किसको करना है। मैंने कहा जी देखो फर्नीचर मेरे पास में आया है, तो फर्नीचर को ऑब्वियस बात है रियल अकाउंट है, फर्नीचर को डेबिट करेंगे, गोल्डन रूल के आधार पर फर्नीचर को डेबिट कर देंगे। लो जी, फर्नीचर अकाउंट बनाने गया तो मेरे पास में फर्नीचर का लेजर नहीं है, तो फर्नीचर का लेजर कहाँ से बनाएंगे, यहीं पर Alt C करके हम बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट। और फर्नीचर अकाउंट किसके अंडर में बनता है, ग्रुप क्या है फर्नीचर का, याद करो बैलेंस शीट, फिक्स एसेट्स, जहां पर हमने आपको बताया था फिक्स एसेट के अंदर आते हैं सारे, तो फर्नीचर का ग्रुप है फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स एसेट के अंदर हम इस फर्नीचर को बना देंगे और इन्वेंट्री इससे अफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि इन्वेंट्री सिर्फ और सिर्फ गुड्स से अफेक्ट होती है, ध्यान रखना। तो इन्वेंट्री अफेक्ट नहीं होगी और हमने ये बना दिया फर्नीचर। 10,000 का मैंने फर्नीचर परचेज किया, मैंने 10,000 का फर्नीचर परचेज किया, नंबर लॉक ऑफ था मेरा तो वो टाइप नहीं हो पाया। खैर, फर्नीचर मैंने खरीद लिया 10,000 का, अब क्रेडिट किसे करूंगा, तो क्रेडिट किसे करने जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्रेडिट किसे करूं। चलो गोल्डन रूल पर चलते हैं। कौन सा दूसरा अकाउंट मेरा प्रभावित हो रहा था, मेरा दूसरा अकाउंट प्रभावित हो रहा था यहाँ पर फर्नीचर मार्ट हो रहा था। तो फर्नीचर मार्ट को उठा के लाते हैं और उससे पूछते हैं भाई साहब आप पाने वाले हो या आप देने वाले हो। तो फर्नीचर मार्ट ने कहा मैं तो देने वाला हूँ, आपको फर्नीचर दिया है, आपने अभी तक मुझे पैसा भी नहीं दिया। तो चलिए ठीक है, फर्नीचर मार्ट का हम लेज़र क्रिएट कर लेते हैं, फर्नीचर मार्ट, और इसको हम किसके अंडर में बनाएंगे, याद करो हम जो खरीद कर लाते हैं जिनको हमें पे करना होता है फ्यूचर में, हमारे क्रेडिटर होते हैं, ये हमारा क्रेडिटर है जी, क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इससे हम कुछ परचेज करके लाए हैं। लेकिन सर आपने बताया था जो माल खरीद कर लाएंगे वो क्रेडिटर होंगे, तो ये क्रेडिटर कैसे, हमने कहा ये एसेट्स के क्रेडिटर हैं, वो गुड्स के क्रेडिटर हैं, होंगे क्रेडिटर ही, इनका भी नेचर ऐसा ही है जैसा नेचर हमारे गुड्स के क्रेडिटर का है, तो ये क्रेडिटर ही कहे जाएंगे। हाँ, मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल, एक बार ही खरीदते हैं क्या बिल बाय बिल डिटेल, इन्वेंट्री अफेक्ट होनी नहीं है पर्सन से। चलिए, तो हमने फर्नीचर मार्ट को 10,000 से क्रेडिट कर लिया और इसके बिल का जो भी नंबर था, जहाँ से भी हमने ये माल परचेज किया था, वो बिल नंबर डाल देंगे। सपोज करो 5 था बिल का नंबर, हमने डाल दिया और इस तरीके से ये एंट्री हमने बनाकर तैयार कर दी। ये है जर्नल की एंट्री। अब ईयर के एंड में इस फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा, क्योंकि इसमें घिसावट होगी तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और जब इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो इस बात की भी मुझे जर्नल एंट्री डालनी पड़ेगी कि ईयर के एंड में इसकी वैल्यू में कितनी कमी आई, और इसी कमी को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो जो लोग डेप्रिसिएशन को जानते हैं उन्हें तो पता है, डेप्रिसिएशन एसेट्स की वैल्यू में आई हुई कमी को कहते हैं। एसेट भी कौन सी, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में जो कमी आती है ईयर दर ईयर उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन जो नॉन कॉमर्स वाले लोग हमारे साथ हैं उन्हें बता देते हैं हम, जब हम किसी एसेट का इस्तेमाल करते हैं तो एसेट के इस्तेमाल करने से जो उस एसेट की वैल्यू में वक्त के साथ साथ कमी आती चली जाती है उसका नाम डेप्रिसिएशन होता है। समझ लेना अच्छे से, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है, एक लॉस होता है, और इस लॉस को हम कहाँ रिकॉर्ड करने वाले हैं, उसे भी हम किताबों में रिकॉर्ड करने वाले हैं, और हमारा उतने से ही फर्नीचर की वैल्यू कम होती चली जाएगी हर साल, और हमारा डेप्रिसिएशन डेबिट होता चला जाएगा। चलिए 31 मार्च को, 31/3 को हम जब इसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री डालेंगे तो कैसे डालेंगे, हम बनाएंगे एक डेप्रिसिएशन का लेज़र। डेप्रिसिएशन का हम एक लेज़र बनाएंगे। इस डेप्रिसिएशन को हम डिटेल्ड में चर्चा कर लेंगे अपनी आगे आने वाली क्लासेस में भी, अभी टेंशन ना लें आप लोग।
तो डेप्रीशिएशन का लेज़र बना लेंगे। हमारे पास बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं आप लोगों के लिए, आप चिंता ना करें, हम आपके लिए सब कुछ लेकर आए हैं इन क्लासेस में। तो आपको तो सिर्फ घर बैठकर इन क्लासेस को देखना है और सीखना है। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा सीखना है तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमें लिख भी सकते हैं, तो हम आपको बता देंगे कि हमारे दूसरे कोर्सेज में आपके लिए और क्या क्या प्रावधान भी हैं। तो खैर, डेप्रीशिएशन को लेकर के हमने कहा, डेप्रीशिएशन का एक लेज़र हमने क्रिएट किया और ये लेज़र कहाँ बनेगा, चूंकि ये हमारा एक्सपेंस है, चूंकि ये हमारा एक लॉस है, तो इसको बनाएंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत, जो P&L में जाएगा। हमने आपको वहाँ बताया भी था, P&L में जाएगा डेप्रीशिएशन, और यहाँ इसको बना लेंगे। हमने 10,000 का फर्नीचर खरीदा, 10% घिसावट होगी फर्नीचर में, 1,000 रुपये की घिसावट होगी। ये पता कैसे चलेगा जी 10% घिसावट हुई? करेंगे डिस्कस, आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे जी डेप्रीशिएशन। और किस पर लगाइए डेप्रीशिएशन? फर्नीचर पर। और ये एंट्री कहाँ जाएगी? ये एंट्री भी जर्नल में ही जाएगी, क्योंकि इसमें भी देखो ना परचेज, ना सेल, ना कॉन्ट्रा, ना पेमेंट, ना रिसीव, तो ये एंट्री भी जर्नल में जाएगी, फर्नीचर अकाउंट। और इस तरीके से डेप्रीशिएशन चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10%, और इस तरह से ये एंट्री बन जाएगी। देखा आपने, इस तरीके से हम लोग एंट्री बना करके तैयार कर लेंगे और हमारी जर्नल की एंट्रियां आपको बनानी आ जाएंगी। जर्नल मतलब जो ना कॉन्ट्रा है, ना परचेज है, ना सेल है, ना पेमेंट है, ना रिसीट्स है, तो उसके अलावा बाकी जो हैं वो सब जर्नल है। तो क्या कभी मैं पेमेंट की एंट्री भी जर्नल में डाल सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल डाल सकते हो, मना नहीं करेगी, लेकिन जो स्पेसिफिक आपको समझ में ही आता है पेमेंट है, तो उसे पेमेंट में डालो ना। जर्नल तो सिर्फ वो घर है जिसका कहीं कोई ठिकाना नहीं, उसे उठा करके जर्नल में आना है, उसे जर्नल में आना है, जिसका ठिकाना कहीं और नहीं है। तो जर्नल की ट्रांजैक्शन को हम टैली ERP 9 पर जब चढ़ाते हैं तो हम देखते हैं, हमने उधार एसेट परचेज की तो उनको हम जर्नल में डालते हैं। हमें ईयर एंड की जितनी भी क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं वो सब जर्नल में जाती हैं। कुछ ट्रांसफर एंट्रियां होती हैं वो भी जर्नल में जाती हैं। तो इस तरह से एंट्रीज को हम लोग जर्नल में चढ़ाना सीखते हैं। और जर्नल में चढ़ाने के लिए हमें क्या करना था? हमें गेटवे ऑफ टैली से अपने अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना था और अकाउंटिंग वाउचर में जाकर वहां F7 करना था। F7 एक स्पेशल की दी गई है, F7। तो F7 में जाकर के आपको जर्नल की एंट्री बनानी है। और जैसे ही आप जर्नल की एंट्री बनाने जाएंगे, आप वहां पर जिसको डेबिट करना है गोल्डन रूल के आधार पर उसे डेबिट कर दीजिए, जिसको क्रेडिट करना है गोल्डन रूल के आधार पर उसको क्रेडिट कर दीजिए। और इस तरीके से आप जर्नल की एंट्री बनाना सीख जाएंगे। तो आपको 2-3 काम तो हमने लगातार ऐसे बता दिए जो आपको कंटिन्यूअस करने ही हैं। कौन कौन से? आपको एक तो स्टेप 1 में एरिया पहचानना है और ट्रांजैक्शन को पढ़ना है। दूसरे स्टेप में आपको अकाउंट पहचानने हैं और उनके नेचर को जानना है। और तीसरे स्टेप में आपको उनके गोल्डन रूल्स लगाने हैं। इस तरीके से आप कोई भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना सीख जाएंगे। तो ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पर हमारी लगभग 4थी या 5वीं क्लास है, क्योंकि हमने पीछे लगातार आपको रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ही सिखाते आ रहे हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को आप बहुत अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में हम कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन को लेकर आने वाले हैं, जिन स्पेशल ट्रांजैक्शन पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। असाइनमेंट आपको मिल गए होंगे, तो उन असाइनमेंट्स में आप बैठकर घर बैठ करके बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास में कंप्यूटर नहीं है तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके असाइनमेंट में हम ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिन पर को आपको उसी टेबल में सजाना है जो फॉर्मेट हमने आपको बताया है। याद करो, क्लास 6 में, क्लास 7 में हमने आपको एक फॉर्मेट बताया था। उस फॉर्मेट में जाकर के आप अपनी ट्रांजैक्शन को भरते चले जाना। किस एरिया में आ रही है, कौन से लेजर इफेक्ट हो रहे हैं, ये लेजर किस ग्रुप के अंडर बनेंगे और इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, और ये सब कुछ आप जैसे ही भरना सीख जाएंगे, ये लगाइए कि आप टैली पर भी एंट्री करना सीख जाएंगे। इसके लिए आपको कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हम आपको एक एक कीज बता रहे हैं, तो आप जिस दिन भी कंप्यूटर पर बैठेंगे उस दिन आप कंप्यूटर से यूज टू होंगे।
और अगर आप चाहते हैं कि आप कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी साथ के साथ करते रहें तो उसके लिए आप हमारे सेपरेट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर आपको कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी मिल रही है टैली के अंतर्गत।